नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश गुप्ता। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। दोस्तों, जैसे कि एनसीईआरटी की एग्ज़ाम चल रही है, इसमें वर्कशॉप क्वेश्चन के पेपर होना बाकी है अभी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड है। एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा देख कर समझ कर और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर हम टिक करें तो हम उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने समावेश करके एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ऐसे सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है? तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीन सिस्टम होते हैं, जिसमें से एमकेएस सिस्टम जो होता है वो मैट्रिक सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम जो होता है वो ब्रिटिश सिस्टम होता है और एमकेएस सिस्टम को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति माना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एमकेएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफपीएस पद्धति का विस्तृत नाम क्या है? तो हमारा एफपीएस सिस्टम होता है, एफ मतलब फुट, पी मतलब पौंड और एस मतलब सेकंड, फुट पौंड सेकंड, ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा एफपीएस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की ऐसे पद्धति में यूनिट क्या होती है? तो तापमान की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। तापमान को हमेशा केल्विन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता की इकाई ऐसे पद्धति में क्या होती है? तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है ऐसे सिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तापमान का एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। अगर हम C सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R र्यूमर, K केल्विन, ये अगर चारों को रिलेशन होता है तो हम देखें तो C = F-32, ये हमारा C ऑप्शन सही होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, 800 डिग्री केल्विन ताप का मान सेल्सियस में कितना होगा? तो हम C/5 बराबर K-273/5 इनको फार्मूले का यूज करेंगे तो 5 से 5 कट जाएंगे तो C बराबर K-273 हो जाएगा। K का मान हमारे पास है 800 केल्विन, तो 800 - 273, जब 800 में से 273 घटाया जाएगा तो 527 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 किस प्रकार की भिन्न है? भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न या सम भिन्न और दूसरी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है कि जिसमें अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा होता है वो उचित भिन्न या सम भिन्न होती है, और जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की भिन्न में अंश का मान हर के मान से ज्यादा होता है? जब अंश का मान हर के मान से ज्यादा हो तो उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। दो एक समान राशियों द्वारा विभाजन की तुलना को कहते हैं। जब दो एक समान राशियों को विभाजन करके उसकी तुलना की जाती है तो उसे अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 72:64 का सरलतम रूप क्या है? तो हम सरलतम रूप के लिए 72 और 64 को हम इस संख्या से भाग देंगे जिनका भाग दोनों में चले जाए। तो 8 वो संख्या है जिसका भाग 72 में भी जाएगा और 64 में भी जाएगा। तो 8 नंबर की 72 और 8 × 64, तो 9:8, ये हमारा इसका सरलतम रूप हो जाएगा। एक मिश्र धातु का भार 140 किलोग्राम है तथा इसे तांबे और पीतल का अनुपात 4:6 है, तो तांबे का कुल भार बताइए। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातु से मिली धातु को कहते हैं। इस धातु में जो मिश्र धातु है इसका भार 140 किलोग्राम है और उसमें तांबे और पीतल का अनुपात 4:6 है, मतलब कि 4 भाग तांबा और 6 भाग पीतल है। कुल 10 भाग है। इस हम कुल जो धातु का भार है इसमें कुल भाग का भाग देंगे तो 140 में जब 10 का भाग देंगे तो हमारे पास एक भाग का मान आ जाएगा, वही 14। 110/10 140/10 करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 14। तो एक भाग का मान हो जाएगा हमारा 14। हमारे तांबे के कुल भाग है 4, तो 14 × 4 = 56, तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबे का कुल भाग 56 किलोग्राम। अगर हमें पीतल का भार पूछा था तो 14 × 6 14 × 6 84 किलोग्राम होता हमारा पीतल का कुल भार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x यदि 8:9 बराबर x/72 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें हम 8/9 बराबर x/72, 72 तिरक गुणा करके 8 के साथ गुणा में चले जाएगा, तो 72/9 × 8, 9 से 72 कट जाएगा 8 बार और 8 में 8 का गुणा किया जाएगा तो 8 × 2 = 64, तो हमारा x का मान हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन है, 800 का 40% कितना होता है? तो यहाँ का मतलब गुणा होता है, तो 800 × 40 प्रतिशत से चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा। इन दो शून्य से
ये 2 शून्य कट जाएगी, तो 80 गुणित 4 मतलब 320, तो 80 का 40% 320 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12.5% का साधारण भिन्न में मान क्या होगा? जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाएगा तो उसका चिन्ह हटा के बटे में 100 लगा दिया जाएगा, तो 12.5 बटे 100 परसेंट ये दशमलव हटा जाएगा, तो बटे में एक जीरो लग जाएगा, तो 125 बटे 1000। जब इसे 25 से भाग दिया जाएगा तो 5 बार जाएगा, 25 पंजे 125, और फिर इसमें दिया जाएगा 25 चौक 100 और एक जीरो, तो 5 बटे 40 हो जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 5 40, तो 1 बटे 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटे 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 60% 30 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा एक फॉर्मूला है a का x% b होता है, तो a कोई संख्या है जिसका 60% 30 है, तो a गुणा 60 बटे 100 बराबर 30। ये शून्य से शून्य कट जाएगी, तो 6 बटे 10 हो जाएगा, 10 उधर जाके ऊपर 30 साथ गुणा हो जाएगा और 6 बटे में आ जाएगा, तो 30 गुणा 10 बटे 6, तो 300 बटे 6, 300 में जब 6 का भाग दिया जाएगा तो 50, तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 50, मतलब 50 का 60% 30 होगा। प्रतिशत के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे समझाया गया है। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा होता है। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो बटे में 100 लगाया जाता है, इसलिए हर हमेशा कितना होगा? 100। करनी 400 का 20% क्या होगा? तो करनी 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल 400 को मान निकालेंगे तो 20 होगा, 20 का 20%, तो 20 गुणा 20 बटे 100, 20 गुणित 20 मतलब 400, 400 बटे 100, ये 200 से 200 कट जाएगी, तो कितना आएगा? 4 बटे 1 मतलब 4, तो करनी 400 का 20% 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6x माइनस 3 बराबर 5x प्लस 30 हो तो x का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में हमें x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ करना है। तो 6x माइनस 5x बराबर 30 प्लस 3, 6 में से 5 गए तो 1x बराबर 30 प्लस 3 33, तो x का मान हमारा हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 हो तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें तीन संख्याएं x प्लस 2 और x प्लस 4 लेना है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 201, तो x 2 और 3 3x प्लस 4 और 2 6, तो 3x प्लस 6 बराबर 201। जब इसको हम हल करेंगे 6 उधर जाएगा तो 201 में से 6 जाएंगे तो 195, उसमें 3 का भाग दिया जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 65, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 65, दूसरी हो जाएगी 65 प्लस 2 मतलब 67, और तीसरी संख्या हो जाएगी 65 प्लस 4 मतलब 69। तो पहली संख्या हो जाएगी 65, दूसरी हो जाएगी 67 और तीसरी हो जाएगी 69। पर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या हमारी है 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वृत्त पर सबसे बड़ी जीवा का मान किसके बराबर होता है? वृत्त पे जो जीवा होती है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाएगी, तो केंद्र से हुई जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या का मान 7 मीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? परिधि के लिए सूत्र होता है 2 गुणित पाई गुणित त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या का मान है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 गुणित 22, 2 गुणित 22 मतलब 44। परिधि की लंबाई होती है, इसके इसलिए मान हो जाएगा मीटर में 44 मीटर, ये हमारा इसकी परिधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल का मान 64 पाई वर्ग मीटर हो तो उसके व्यास का मान क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग होता है, क्षेत्रफल रखेंगे हम 64 पाई बराबर पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, ये पाई से पाई कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 64 बराबर त्रिज्या का वर्ग, ये वर्ग बराबर के उधर वर्गमूल का काम करेगा, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारी 8 हो गई। अब हमें व्यास पूछा है, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब त्रिज्या में अगर 2 का गुना कर दिया जाए तो व्यास के बराबर होता है, व्यास बराबर हो जाएगा 16 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान 10 मीटर और 12 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप आयत चतुर्भुज होता है, चारों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी जो लंबाई निकलेगी वो उसका परिमाप होगा, तो हमारे परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो हमारे लंबाई है 10 और चौड़ाई है 12, 10 धन 12 22, 22 में 2 गुणा करेंगे 44, तो हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा 44 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा? ये सीधा सा सूत्र है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणित करनी 2, भुजा का मान 10 तो 10 करनी 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 करनी 2 या a√2, ए मतलब भुजा का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी घन का आयतन होता है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा किया जाता है, तो जब सब भुजाएं बराबर तो भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, तो भुजा की घात 3, ये हो जाएगा हमारे घन का आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बेलन का आयतन होता है, बेलन जो वृत्त होता है
वृत्त की अगर ऊंचाई हो जाए, वृत्त में ऊंचाई जोड़ दी जाए तो उसका बेलन का रूप लेती है। तो जो हमारा बेलन होता है उसका बेस होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग गुणित ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच या पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग गुणित ऊंचाई, ये हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन। धन्यवाद।